नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतगणना कल होगी। दांव पर है बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा। ये चुनाव बड़ी चुनौती दोनों ही सियासी दलों के लिए। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होगा। बीजेपी से योगेश्वर दत्त की प्रतिष्ठा दांव पर है तो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की किस्मत का भी फैसला होगा। इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारा था और सियासी दलों में लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, अब उनसे आगे बढ़कर कल बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आएगा, यानी कल मतगणना है और बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। 14 कुल उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। इनकी किस्मत का फैसला कल होगा जब ईवीएम खुलेगी। बीजेपी से योगेश्वर दत्त उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा था। इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया था। बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है, कौन बड़ौदा का किंग साबित होगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। बड़ौदा में बम्पर वोटिंग हुई है और इसके नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने जहां योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा तो वहीं कांग्रेस से इंदु नरवाल के सामने बड़ौदा की सीट बचाने की चुनौती है, जबकि इनेलो की ओर से जोगेंद्र मलिक बड़ौदा के मैदान में थे। अब एक एक कर प्रत्याशियों का पूरा प्रोफाइल आपको बताते हैं। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की सबसे पहले बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त बीजेपी की टिकट पर दूसरी बार चुनाव मैदान में थे। साल 2019 में बड़ौदा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव खेला और कल यानी 10 नवंबर को योगेश्वर की किस्मत का फैसला होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो इंदुराज नरवाल भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। साल 2005 से 2010 तक जिला पार्षद रह चुके हैं। जाट बहुल क्षेत्र इंदुराज नरवाल की ताकत है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में उनके सामने बड़ौदा सीट बचाने की चुनौती जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी थी और बड़े बड़े वादे किए गए, दावे भी किए गए कि यहां पर विकास बीजेपी के रहते ही हो सकता है और बीजेपी ने करवाया भी है। वहीं इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक भी दूसरी बार बड़ौदा सीट से चुनाव मैदान में है। साल 2019 में भी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो 5वें नंबर पर रहे थे और महज 3145 वोट से ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। देखना होगा कि इस बार इनेलो का प्रदर्शन यहां पर कैसा रहता है। क्या इनेलो अपना जनाधार यहां पर बढ़ा पाता है या नहीं, क्योंकि इनेलो की तरफ से इस बार ओम प्रकाश चौटाला ने भी चुनाव अभियान किया, गांव गांव गए, लोगों से वोट की अपील की बदलाव के नाम पर। लेकिन देखना होगा कि क्या इनेलो को जनता का, मतदाताओं का साथ मिला है या नहीं। बड़ी खबर, बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में कांटे की टक्कर मान ली है। नतीजों से पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान आया है और कहा है कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कम रहेगा। योगेश्वर दत्त की जीत का दावा जरूर किया, लेकिन यह भी कह दिया कि यहां अंतर कम होगा, हार जीत का पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सियासी हलचलें जो पहले से इस चुनाव को लेकर थी, उनका असर अब बयानबाजी पर दिख रहा है। किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही कह दिया कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कम होगा। ये कांग्रेस और इनेलो की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन बीजेपी को खाता खोलना है। यहां से जोर आजमाइश पहले भी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी योगेश्वर दत्त चुनाव नहीं जीत पाए थे। एक बार फिर से उन पर भरोसा, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले ही ओम प्रकाश धनखड़ का यह बयान कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कब रहेगा। पार्टी प्रत्याशी को लेकर जीत का दावा जरूर किया, कहा कि पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में गन्ना किसानों को तोहफा मिला है। गन्ने का दाम 10 रुपए क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
340 से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल दाम गन्ने का किया गया है। गन्ने का दाम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। सरकार ने यह भी कहा कि हरियाणा में जो दाम गन्ने का मिलता है वो सबसे ज्यादा है और दिवाली से पहले गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। गन्ने का दाम 10 रुपए क्विंटल बढ़ाने का सरकार ने ऐलान किया है। अब 340 से बढ़कर प्रति क्विंटल के हिसाब से 350 रुपए गन्ने का दाम कर दिया गया है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि गन्ने का दाम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, करनाल में किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानून पर केंद्र के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल किया। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश भी की गई। पुलिस के रोके जाने पर ये किसान बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन में 34 किसान संगठन शामिल हैं। योगेंद्र यादव की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको तस्वीरें भी इस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां किसान संगठन एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद होकर करनाल की सड़कों में यानी सीएम सिटी में उतरे और यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ ये हल्ला बोल था, केंद्र सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल था। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश भी की गई और इस प्रदर्शन की अगुवाई योगेंद्र यादव कर रहे थे। पुलिस ने जब रोका तो बीच सड़क पर ये लोग बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में 34 किसान संगठन शामिल हैं। वहीं इस बीच जहां किसानों का हल्ला बोल जारी है तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। गन्ने के दाम बढ़ा दिए। 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है तो वहीं हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दिया है। गन्ना किसानों के लिए खासकर 10 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ा दिए हैं। क्या और जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऐलान किया है कि गन्ना किसानों की मांग को देखते हुए जो गन्ने की फसल है उसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। जो राज्य समर्थित जो मूल्य होता है उसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल सरकार बढ़ाने जा रही है, बढ़ा दिया है। अब जो गन्ना किसान है उनको प्रति क्विंटल 10 रुपए का लाभ गन्ने की फसल पर होगा। तो गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर हम कह सकते हैं। और लगातार जब से कृषि विधेयक पारित हुए उसके बाद हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कई ऐसे फैसले ले रही है ताकि किसानों को लाभ मिल सके और किसानों को ये लगे कि सरकार उनके प्रति बेहद गंभीर है। चाहे वो इससे पहले की जो फसलें, चाहे बाजरा खरीद की बात हो या मूंग की फसल की खरीद की बात हो, कई ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो किसान हितैषी हैं। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लामबंद है, सरकार के खिलाफ हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज सरकार की तरफ से फैसला किया गया, गन्ने किसानों को तोहफा दिया है। यह है कि 10 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने, यानी 10 रुपए प्रति क्विंटल दाम अब गन्ने के ज्यादा मिलेंगे। तो एक राहत गन्ना किसानों के लिए जरूर है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के साथ किसानों की जल्द ही बैठक होगी। न्यूज 18 पर बीजेपी नेता सुरजीत जानी ने यह बात कही कि 3 केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की बैठक करवाएंगे। राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल से बैठक होगी। बिना नाम लिए जानी ने अपनों पर निशाना भी साधा। केंद्र सरकार तक किसी ने जमीनी हकीकत नहीं पहुंचाई। कई नेताओं ने सिर्फ केंद्र की हां में हां मिलाई, ये उनकी तरफ से कहा गया। इशारा साफ है कि वो अपनों को निशाने पर ले रहे हैं। कल राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर से मिले थे जानी। बीजेपी की किसान तालमेल कमेटी के चेयरमैन भी वो हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण उनकी मुलाकात और उनकी तरफ से ये भी साफ किया गया न्यूज 18 पर कि किसानों की जल्द ही मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों के साथ करवाएंगे, यानी केंद्र के साथ एक बार फिर से किसान जथेबंदियां बातचीत कर पाएंगी। 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की बात उनकी तरफ से कही गई है। किसानों की बैठक राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल से करवाई जाएगी। बिना नाम लिए उन्होंने ये भी इशारों में कह दिया कि इस तरीके से इस मामले को उनके पार्टी के नेताओं ने लिया। केंद्र सरकार तक किसी ने जमीनी हकीकत नहीं पहुंचाई, ये उनका कहना था। कई नेताओं ने सिर्फ केंद्र की हां में हां मिलाई। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
चिट्ठी कढ़वा दिया जी ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਪਈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਓ अब मन मुटाव कितना कहना मतलब है कोई एग्रीकल्चर माहिर खेती माहिर या इस तरीके दे इंटेलेक्चुअल्स ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਓ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਤੇ ਬੈਠ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚਿੱਠੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਕ ਵਿਛਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਈਏ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कैसे इंतजार किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर का 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल आज ही के दिन कॉरिडोर खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दशकों के इंतजार के बाद ये 8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया था। पहले 4 महीनों में 63,000 श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए। कोरोना के चलते पिछले 8 महीनों से लेकिन कॉरिडोर बंद पड़ा है। संगत की ओर से लगातार इसे खोलने की मांग जरूर की जा रही है। 30 नवंबर को गुरु पर्व से पहले कॉरिडोर खोलने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस मांग को कब पूरा किया जाएगा, लेकिन आज ही के दिन करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। 1 साल इसे हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दशकों के इंतजार के बाद ये पल आया था और 8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बना था। लेकिन जब से कोरोना का वक्त है, यानी करीब 8 महीनों से, तब से कॉरिडोर बंद पड़ा है। लेकिन संगत बार बार कोशिश कर रही है कि इस कॉरिडोर को फिर से खोला जाए। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दोबारा खुलने का इंतजार है। कॉरिडोर का 1 साल पूरा होने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई। वाहिगुरु जी पंजाब को शांति, समृद्धि और स्थिरता के साथ आशीर्वाद देते रहें। मैं फिर से कॉरिडोर के खुलने का इंतजार कर रहा हूं ताकि हम ऐतिहासिक गुरुद्वारे के खुले दर्शन दीदार कर सकें। अगली बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ संगत ये मांग कर रही है तो वहीं अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी ये मांग उठाई है। गुरु पर्व से पहले कॉरिडोर खोले जाने की मांग की है। ये उन्होंने सरकार से मांग उठाई। दोनों देशों के बीच शांति का मील पत्थर है कॉरिडोर, ऐसे में इसे खोल देना चाहिए। हालांकि कोरोना की वजह से करीब 8 महीने से ये कॉरिडोर बंद पड़ा है। संगत उस पार जाकर दर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अकाल तख्त के जत्थेदार ने फिर से ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि गुरुपर्व से पहले कॉरिडोर खोल देना चाहिए। दोनों देशों के बीच ये शांति का मील पत्थर है। देखो जिहड़ा करतारपुर कॉरिडोर है, इन्हें एशिया खिते दे विच शांति स्थापित करने के लिए एक मील पत्थर साबित होना है और हो भी रहा है। क्योंकि दोनों ही मुल्कों के, चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, दोनों ही मुल्कों के जोड़े लोग है वो अमन चाहते हैं। पर मैनू लगता कि किते ना किते दोनों ही मुल्कों की जी इंटरनल पॉलिटिक्स है वही जोड़ा मामले नूं जिहड़ा है बिगाड़न दे लई जिहड़ा वो जद्दोजहद कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जे दोनों ही मुल्क शांति स्थापित करना चाहते हैं, भारत भी शांति स्थापित करना चाहता है, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी शांति चाहता है, तो उहदे लई करतारपुर कॉरिडोर जिहड़ा हैगा ये बेहतर विकल्प है। तो इनू बंद किया, बेशक कोरोना महामारी कारण बंद किया गया सी, पाकिस्तान वाले पासे ये खोल दिता गया, लेकिन भारत सरकार ने अजे भी ये लांघा जिहड़ा वो खोलिया नहीं है।
ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मतलब नहीं बनता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।